नमस्कार। आज हम भारत के संविधान के एक बेहद महत्वपूर्ण, आप कह सकते हैं सबसे प्रतिष्ठित पद, उस पर गहराई से नजर डालने वाले हैं, भारत के राष्ट्रपति। जी। हमारे पास जो संविधान से जुड़े नोट्स हैं, उनके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रपति का पद आखिर है क्या, संविधान उनके बारे में क्या कहता है, खासकर अनुच्छेद 52 से 62 तक, और उनकी शक्तियां वो कितनी व्यापक हैं। बिल्कुल। राष्ट्रपति भारत के राज्य प्रमुख यानी हेड ऑफ स्टेट होते हैं, देश के प्रथम नागरिक भी। हालांकि हमारी जो संसदीय प्रणाली है, उसमें वे नाम मात्र के कार्यकारी प्रमुख हैं। मतलब डी ज्यूरे हेड। हाँ बिल्कुल, डीजोरे हेड। जबकि वास्तविक शक्तियां वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद के पास होती हैं। संविधान का भाग वी, जो संघ की कार्यपालिका से संबंधित है, वो राष्ट्रपति से ही शुरू होता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अनुच्छेद 52 ये तो बहुत साफ कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, एकदम सीधी बात। हाँ। लेकिन फिर अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की सारी कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये थोड़ा, क्या ये विरोधाभासी नहीं लगता अगर वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद के पास है? ये एक अच्छा सवाल है और संसदीय प्रणाली की खूबसूरती आप कह सकते हैं यही है। अनुच्छेद 53 कहता है कि कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और वे इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं करेंगे या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। यानी मंत्री परिषद। हाँ वही। और फिर अनुच्छेद 74 इसे और साफ करता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपने काम करने में ऐसी सलाह के अनुसार ही कार्य करेंगे। तो शक्ति तो उनमें निहित है, पर उसका प्रयोग वो सलाह पर आधारित है। अच्छा, ये हुई बात, ये स्पष्ट हुआ। और अनुच्छेद 53 वो उन्हें रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी बनाता है। जी हाँ, राष्ट्रपति हमारी थल सेना, नौसेना और वायुसेना के सुप्रीम कमांडर होते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि देश की जो सैन्य शक्ति है वो एक निर्वाचित नागरिक प्राधिकारी के अधीन रहे। ये लोकतंत्र के लिए जरूरी है। सही बात। हालांकि इस शक्ति का प्रयोग भी कानून के दायरे में और सरकार की सलाह पर ही होता है। चलिए अब सबसे दिलचस्प पहलू पर आते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव ये सीधे जनता तो नहीं चुनती। अनुच्छेद 54 बताता है कि एक निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज, इन्हें चुनता है। कौन कौन इसमें शामिल? हाँ, ये अप्रत्यक्ष चुनाव है, डायरेक्ट नहीं है। इस इलेक्टोरल कॉलेज में आप देखिए 3 तरह के सदस्य होते हैं। पहला, संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। दूसरा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। सिर्फ निर्वाचित। हाँ, सिर्फ निर्वाचित। और तीसरा, केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये बाद में जोड़ा गया 70वें संविधान संशोधन 1992 से। आपने 2 बार निर्वाचित पर जोर दिया। इसका मतलब जो मनोनीत सदस्य होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स, वो वोट नहीं डाल सकते। बिल्कुल सही। संसद या विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, जैसे राज्यसभा में 12 सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति खुद मनोनीत करते हैं, वो राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। अच्छा। इसी तरह राज्यों में अगर विधान परिषदें हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, तो उनके सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हों या मनोनीत, वो भी इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। इसके पीछे कोई खास वजह? हाँ, तर्क ये है कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करे और विधान परिषदें तो हर राज्य में है नहीं, तो एकरूपता बनी रहे, इसलिए ये व्यवस्था है। और मनोनीत सदस्यों को बाहर रखने का एक कारण ये भी हो सकता है कि जिन्हें राष्ट्रपति ने खुद मनोनीत किया हो, वो शायद निष्पक्ष न रहें। ये भी बात है। और ये चुनाव होता कैसे है? अनुच्छेद 55 में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत का जिक्र है। ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। हाँ, शब्दावली थोड़ी तकनीकी है, पर इसका सिद्धांत उतना मुश्किल नहीं है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब है कि राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिले, और एकल संक्रमणीय मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट या एसटीवी ये सुनिश्चित करता है कि जीतने वाले उम्मीदवार को वोटों का एक निश्चित कोटा मिले। कोटा मतलब आधे से ज्यादा? हाँ, आधे से अधिक। सिर्फ दूसरों से ज्यादा वोट पाना काफी नहीं है। इसमें मतदाता क्या करते हैं कि अपनी पसंद के अनुसार उम्मीदवारों को वरीयता देते हैं, 1, 2, 3 करके। अच्छा, प्रेफरेंस देते हैं। हाँ, प्रेफरेंस। और हर विधायक और सांसद के वोट का एक मूल्य होता है। वो एक फॉर्मूले से निकाला जाता है जो उस राज्य की जनसंख्या और सीटों की संख्या पर आधारित होता है, ताकि छोटे बड़े राज्यों में संतुलन रहे। बिल्कुल।
ताकि संतुलन रहे और राष्ट्रपति को एक व्यापक समर्थन मिले, और ये पूरा मतदान गुप्त होता है। ठीक है, तो मतलब सिर्फ सबसे ज्यादा वोट पाना काफी नहीं, एक न्यूनतम कोटा हासिल करना जरूरी है। अब आते हैं कार्यकाल पर। अनुच्छेद 56 कहता है 5 साल। क्या इससे पहले भी पद खाली हो सकता है? हाँ, कई स्थितियां हैं। राष्ट्रपति चाहें तो खुद अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकते हैं, या फिर जो सबसे गंभीर स्थिति है वो है महाभियोग। इम्पीचमेंट? हाँ, इम्पीचमेंट द्वारा हटाया जाना, जिसका आधार केवल संविधान का उल्लंघन हो सकता है। इसकी प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है, काफी विस्तृत है। इसके अलावा पद पर रहते हुए मृत्यु होने पर भी पद रिक्त हो जाता है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि राष्ट्रपति अपने 5 साल पूरे होने के बाद भी तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। अच्छा, ताकि पद कभी खाली ना रहे। जी, ताकि देश का सर्वोच्च पद कभी खाली न रहे। क्या कोई दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है? अनुच्छेद 57 इस पर कुछ कहता है? हाँ, अनुच्छेद 57 साफ कहता है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति रह चुका है वो दोबारा इस पद के लिए चुनाव लड़ने के योग्य है। संविधान में कोई सीमा नहीं बताई गई है कि कितनी बार बन सकते हैं। अच्छा, कोई लिमिट नहीं है। नहीं, कोई लिमिट नहीं। हालांकि एक परंपरा सी बन गई है। अब तक केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो 2 कार्यकाल के लिए चुने गए, 1950 से 1962 तक। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या हैं? अनुच्छेद 58 में इसका जिक्र है। इसमें देखिए 4 मुख्य योग्यताएं हैं। पहला, वो भारत का नागरिक हो। जन्म से होना जरूरी है? नहीं, जन्म से नागरिक होना जरूरी नहीं, बस नागरिक हो। दूसरा, उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो। 35 साल, ठीक है। तीसरा, वो लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। ध्यान दें, उसे लोकसभा का सदस्य होना नहीं है, बस योग्यता रखनी है। अच्छा, सिर्फ योग्यता। और चौथा? चौथा ये कि वो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद, मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, धारण न करता हो। ये लाभ का पद क्या होता है? यह अक्सर सुनने में आता है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। संविधान में इसकी कोई सटीक परिभाषा तो नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर इसका मतलब है सरकार के अधीन कोई ऐसा पद जहां से वेतन या दूसरी सुविधाएं मिलती हों और जिससे पद धारण करने वाला व्यक्ति सरकार के प्रभाव में आ सकता हो। संसद ने कानून बनाकर कुछ पदों को लाभ के पद के दायरे से बाहर भी रखा है, और ये जानना जरूरी है कि मौजूदा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और केंद्र या राज्यों के मंत्री ये लाभ के पद पर नहीं माने जाते। वो तो ये लोग चुनाव लड़ सकते हैं? हाँ, ये लोग राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं। अच्छा। अनुच्छेद 59 में पद की कुछ शर्तें हैं, जैसे कि वो संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं रह सकता। और अनुच्छेद 60 ये शपथ के बारे में है। शपथ कौन दिलाता है और इसका क्या महत्व है? राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश CGI दिलाते हैं। अगर CGI उपलब्ध न हो तो सर्वोच्च न्यायालय के जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश उस समय मौजूद हो वो शपथ दिलाते हैं। और ये शपथ बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रपति इसमें संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करने की और भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहने की शपथ लेते हैं। ये एक तरह से उनकी संवैधानिक संरक्षक की भूमिका को दर्शाता है। सही कहा। अब उस प्रक्रिया पर आते हैं जिसका जिक्र तो अक्सर होता है, पर शुक्र है कि इस्तेमाल आज तक नहीं हुआ। महाभियोग, अनुच्छेद 61। ये प्रक्रिया इतनी कठिन क्यों बनाई गई है? महाभियोग वास्तव में एक बहुत गंभीर और जटिल प्रक्रिया है, और इसे कठिन बनाया ही इसलिए गया है ताकि देश के सर्वोच्च पद की गरिमा बनी रहे और उसे राजनीतिक कारणों से आसानी से हटाया न जा सके। हाँ, वो तो है। आधार सिर्फ एक है, संविधान का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये शब्द भी संविधान में परिभाषित नहीं किए गए हैं। अच्छा, परिभाषित नहीं है तो फिर? हाँ, ये व्याख्या का विषय है। प्रक्रिया शुरू कैसे होती है ये देखिए। इसे संसद का कोई भी सदन शुरू कर सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। कोई भी? हाँ, कोई भी। पहला कदम ये है कि उस सदन के कम से कम 1/4 1/4 सदस्यों को एक लिखित नोटिस पर हस्ताक्षर करने होते हैं जिसमें आरोप साफ साफ लिखे हों। ठीक है। ये नोटिस राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देना होता है। फिर उस सदन में प्रस्ताव पर बहस होती है और उसे पारित करने के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। कुल सदस्य संख्या का 2/3
ये तो बहुत बड़ा बहुमत है। हाँ, बहुत बड़ा बहुमत। सिर्फ उपस्थित और मतदान करने वालों का नहीं, बल्कि कुल सदस्य संख्या का। और अगर एक सदन से पारित हो गया तो फिर? वो खुद पेश होने या अपने किसी प्रतिनिधि को भेजने का अधिकार होता है, अपना पक्ष रखने के लिए। अच्छा, उन्हें मौका मिलता है। जी हाँ, पूरा मौका मिलता है। यदि जांच के बाद दूसरा सदन भी उन आरोपों को सही पाता है और प्रस्ताव को अपनी कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, तो जिस तारीख को प्रस्ताव पारित हुआ उसी तारीख से राष्ट्रपति को पद से हटा हुआ मान लिया जाता है। ये तो वाकई बहुत कठिन प्रक्रिया है। हाँ, ये एक अर्थ न्यायिक मतलब क्वासी जुडिशियल प्रक्रिया है। और एक दिलचस्प बात और है। क्या? संसद के जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जो चुनाव में वोट नहीं डालते, हाँ। वो महाभियोग की प्रक्रिया में वोट डाल सकते हैं। हैं? ये कैसे? हाँ, जबकि राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो चुनाव में वोट डालते हैं, वो महाभियोग में हिस्सा नहीं लेते। ये वाकई में एक विरोधाभास जैसा लगता है। खैर, अच्छा, अनुच्छेद 62 कहता है कि अगर पद कार्यकाल पूरा होने से पहले खाली हो जाता है, मान लीजिए मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग से, तो चुनाव कितने समय में होना चाहिए? ऐसी स्थिति में 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य है। 6 महीने के अंदर? जी, और जो नए राष्ट्रपति चुने जाएंगे वो बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं, बल्कि पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए पद संभाल लेंगे। पूरे 5 साल? हाँ, पूरे 5 साल। इस बीच उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं, लेकिन अधिकतम 6 महीने तक ही। ठीक है, तो ये थे अनुच्छेद 52 से 62 तक के प्रावधान। अब जरा राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करते हैं। ये तो कई तरह की हैं, कार्यकारी, विधायी, न्यायिक, सैन्य। शुरुआत कार्यकारी शक्तियों से करें। बिल्कुल। जैसा हमने पहले देखा, अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की सारी कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। फिर अनुच्छेद 77 के मुताबिक भारत सरकार के जितने भी काम होते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। अच्छा। वे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर बाकी मंत्रियों की। वे भारत के महान्यायवादी यानी अटर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी, मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य आयुक्तों, यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों, राज्यों के राज्यपालों, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों, ऐसी कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां करते हैं। अरे बाप रे, मतलब देश के लगभग सभी शीर्ष संवैधानिक और प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, बेशक मंत्रिपरिषद की सलाह पर। हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा वे केंद्र राज्य संबंधों को बेहतर बनाने के लिए अंतर राज्य परिषद इंटरस्टेट काउंसिल बना सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन तो सीधे उनके अधीन होता है, प्रशासकों या उप राज्यपालों के माध्यम से। वे किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं और अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आयोगों की नियुक्ति भी करते हैं। ठीक है, अब विधायी शक्तियों पर आते हैं। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है ना? जी हाँ, अनुच्छेद 79 साफ कहता है कि संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। ये तो सबसे जरूरी बात है। बिल्कुल। वे संसद का सत्र बुलाते हैं, समन करते हैं, सत्रावसान करते हैं, प्रोरोग करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 85 में है। हर आम चुनाव के बाद और हर साल के पहले सत्र की शुरुआत में वे संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं। अनुच्छेद 87 के तहत अगर किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतलब लोकसभा और राज्यसभा में कोई मतभेद हो जाए तो वे अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं। अच्छा, वो जॉइंट सिटिंग वाला। और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करने की शक्ति भी है। सही कहा। ये सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले लोग होते हैं। कुछ खास तरह के विधेयक भी होते हैं, जैसे धन विधेयक या नए राज्यों के निर्माण से जुड़े विधेयक, जिन्हें संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी जरूरी होती है। विधेयकों पर सहमति देना अनुच्छेद 111 और अध्यादेश जारी करना अनुच्छेद 123। ये भी तो बड़ी विधायी शक्तियां हैं। निश्चित रूप से। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास आता है तो उनकी सहमति जरूरी है। यहीं पर उनकी वीटो शक्ति काम आती है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। हाँ,
वीटो पावर। और अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123। ये तब बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जब संसद का सत्र ना चल रहा हो और किसी कानून की तुरंत जरूरत पड़ जाए। अच्छा, जब संसद नहीं चल रही हो। हाँ, ये अध्यादेश संसद के कानून की तरह ही प्रभावी होता है, लेकिन इसे संसद के दोबारा बैठने के 6 हफ्तों के अंदर पास करवाना जरूरी होता है, वरना ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह की अस्थायी विधायी शक्ति है। हाँ। राष्ट्रपति सीएजी, यूपीएससी, वित्त आयोग वगैरह की रिपोर्टें भी संसद के पटल पर रखवाते हैं। चलिए अब आते हैं न्यायिक शक्तियों पर। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति, पार्डनिंग पावर, ये तो काफी चर्चा में रहती है। ये क्या है असल में? देखिए, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को कुछ मामलों में सजा पाए व्यक्ति को राहत देने की शक्ति देता है। ये शक्ति न्यायपालिका से अलग है और इसका उद्देश्य आप कह सकते हैं मानवीय आधार पर या न्याय में हुई किसी चूक को सुधारना हो सकता है। इसमें 5 तरह की राहत शामिल हैं। 5 तरह की? कौन कौन सी? हाँ, पहला है क्षमा, पार्डन, यानी पूरी तरह से माफी, जिससे व्यक्ति सभी सजाओं और अयोग्यताओं से मुक्त हो जाता है। दूसरा है लघुकरण, कम्यूटेशन। इसमें सजा की प्रकृति को बदल दिया जाता है, जैसे मौत की सजा को उम्र कैद में बदल देना। हाँ। तीसरा है परिहार, रिमिशन। इसमें सजा की अवधि कम कर दी जाती है, प्रकृति बदले बिना, जैसे 2 साल की सजा को 1 साल करना। चौथा है विराम, रेस्पाइट। ये विशेष परिस्थितियों में, जैसे कोई गर्भवती महिला हो या शारीरिक अपंगता हो, तो सजा कम कर दी जाती है। और 5वां है प्रविलंबन, रिप्रीव। इसमें सजा पर, खासकर मौत की सजा पर, अस्थायी रोक लगा दी जाती है ताकि क्षमा याचना वगैरह के लिए समय मिल सके। अच्छा, ये शक्तियां किन मामलों में लागू होती हैं? ये शक्तियां उन मामलों में लागू होती हैं जहां सजा किसी सैन्य अदालत ने दी हो या सजा किसी ऐसे कानून के उल्लंघन के लिए मिली हो जिस पर केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र है, या फिर जहां मौत की सजा दी गई हो। ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करते हैं और अनुच्छेद 143 के तहत किसी कानूनी या तथ्य के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह भी मांग सकते हैं। लेकिन वो सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है ना? जी नहीं, वो सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। सैन्य और आपातकालीन शक्तियों का भी जिक्र हुआ था शुरू में। हाँ, सैन्य शक्ति में तो वो सर्वोच्च कमांडर हैं ही। ये हमने अनुच्छेद 53 में देखा। वे संसद की मंजूरी से युद्ध की घोषणा करते हैं या शांति स्थापित करते हैं। आपातकालीन शक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनका प्रयोग केवल अभूतपूर्व स्थितियों में, और वो भी कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही किया जा सकता है। लिखित सलाह पर? हाँ, लिखित सलाह अनिवार्य है। 3 तरह के आपातकाल हैं। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352, जो युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगता है। दूसरा, राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356, जो किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर लगाया जाता है। हाँ, ये तो अक्सर सुनते हैं। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360, अगर देश की वित्तीय स्थिरता को खतरा हो। पर यह आज तक लागू नहीं हुआ है, भगवान का शुक्र है। हाँ, ये अच्छी बात है। और अंत में वो वीटो शक्तियां जिनकी बात पहले आई थी, अनुच्छेद 111 के तहत जब संसद कोई विधेयक पास करके भेजती है, धन विधेयक को छोड़कर, तो राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प होते हैं? मोटे तौर पर 3 विकल्प होते हैं, जिनसे 3 तरह की वीटो शक्ति निकलती है। पहला, स्वीकृति देना, तब विधेयक कानून बन जाता है। सिंपल। हाँ। दूसरा, स्वीकृति रोक लेना, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। इसमें विधेयक वहीं खत्म हो जाता है, कानून नहीं बन पाता। ये आमतौर पर तब इस्तेमाल होता है जब कोई गैर सरकारी सदस्य का विधेयक हो, या मान लीजिए सरकार बदल जाए और नई सरकार पुराने विधेयक को कानून न बनाना चाहे। अच्छा, और तीसरा? तीसरा है पुनर्विचार के लिए लौटाना, इसे कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। इसमें राष्ट्रपति विधेयक को संसद के पास वापस भेज सकते हैं, कुछ सुझावों के साथ या बिना सुझावों के। लेकिन अगर संसद उसे दोबारा पास करके भेज देती है, चाहे बिना किसी बदलाव के ही, साधारण बहुमत से भी, तो फिर राष्ट्रपति को सहमति देनी ही पड़ती है। मतलब ये वीटो सिर्फ एक बार देरी करवा सकता है? हाँ, बस एक बार देरी करवा सकता है, इसीलिए इसे सस्पेंसिव यानी निलंबनकारी वीटो कहते हैं। और वो पॉकेट वीटो क्या है? हाँ, एक चौथा विकल्प भी है जो संविधान में सीधे तौर पर लिखा तो नहीं है, पर व्यवहार में है, पॉकेट वीटो। इसमें राष्ट्रपति ना हाँ कहते हैं ना,
और न ही पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं। बस विधेयक को कह लीजिए अपनी जेब में रख लेते हैं, मतलब अनिश्चित काल के लिए कोई निर्णय नहीं लेते। अनिश्चित काल के लिए ये कैसे संभव है? ये इसलिए संभव है क्योंकि हमारे संविधान ने कोई समय सीमा नहीं दी है कि राष्ट्रपति को कितने दिन में फैसला लेना है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति को 10 दिन में फैसला लेना होता है। अच्छा, क्या पॉकेट वीटो का कभी इस्तेमाल हुआ है भारत में? हाँ, इसका सबसे चर्चित उदाहरण 1986 का है। तब के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। उस विधेयक पर प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर काफी विवाद था। ओह, ज्ञानी जैल सिंह वाला मामला। हाँ, वही। यहाँ ये याद रखना भी जरूरी है कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को कोई वीटो शक्ति नहीं है। 24वें संशोधन 1971 के बाद से ऐसे विधेयकों पर उन्हें अपनी सहमति देनी ही होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो हमने देखा कि राष्ट्रपति का पद सिर्फ रस्मी या प्रतीकात्मक नहीं है। उनके पास वाकई कार्यकारी, विधायी, न्यायिक, सैन्य, आपातकालीन और वीटो जैसी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। अनुच्छेद 52 से 62 तक उनके चुनाव, योग्यता, कार्यकाल और महाभियोग की पूरी रूपरेखा एकदम साफ तय है। हाँ, ये सही है कि संसदीय प्रणाली में वे ज्यादातर काम मंत्री परिषद की सलाह पर ही करते हैं, लेकिन वे सिर्फ एक रबर स्टैंप नहीं है। वे संविधान के रक्षक हैं, राष्ट्र की एकता के प्रतीक हैं, और कुछ ऐसी स्थितियां भी आ सकती हैं जहां उन्हें अपने विवेक का प्रयोग करना पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति तब करनी हो जब लोकसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिला हो, या लोकसभा भंग करनी हो अगर मंत्रिपरिषद सदन का विश्वास खो चुकी हो पर इस्तीफा न दे रही हो। ऐसी स्थितियों में उनकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है संतुलन और स्थिरता बनाए रखने में। सो व्हाट डज इट ऑल मीन? हमने संवैधानिक प्रावधानों और शक्तियों को तो काफी हद तक समझ लिया, लेकिन एक सवाल सुनने वालों के मन में छोड़ जाते हैं। संविधान राष्ट्रपति को राज्य का प्रमुख यानी हेड ऑफ स्टेट बनाता है और प्रधानमंत्री को सरकार का प्रमुख हेड ऑफ गवर्नमेंट। व्यवहार में इन दोनों शीर्ष पदों के बीच का रिश्ता, ये तालमेल कैसे चलता है, खासकर तब जब गठबंधन सरकारें हों या मान लीजिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की राजनीतिक पृष्ठभूमि अलग अलग हो। ये शक्ति संतुलन और समन्वय भारतीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है, जिस पर शायद आगे कभी और बात की जा सकती है। इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा। बिल्कुल, ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। आज हम थोड़ी गहराई में उतरेंगे और भारत सरकार के कुछ बहुत ही अहम पदों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, और साथ ही भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया पर भी। हाँ, और कोशिश ये रहेगी कि इन पदों से जुड़ी जो जरूरी बातें हैं, जैसे कौन योग्य है, एलिजिबिलिटी क्या है, उनकी शक्तियां, पावर्स क्या हैं, काम क्या करते हैं, फंक्शंस क्या हैं, ये सब आसान भाषा में समझें। और जो महत्वपूर्ण संवैधानिक अनुच्छेद हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, उनको भी देखेंगे। मुश्किल शब्दों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में समझने की कोशिश करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जरूर। सबसे पहले बात करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट की। संविधान में इनके बारे में क्या कहा गया है? आर्टिकल 63 शायद? हाँ, बिल्कुल। संविधान का आर्टिकल 63 अनुच्छेद 63 साफ कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये देश का दूसरा सबसे ऊंचा पद है। दूसरा सबसे ऊंचा पद, ठीक है। और फिर तुरंत आर्टिकल 64 अनुच्छेद 64 उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बताता है। वो राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स के पदेन सभापति होते हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन मतलब जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप ही राज्यसभा का स्पीकर, चेयरमैन बन जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही। ये पद उनके उपराष्ट्रपति होने से जुड़ा हुआ है, अलग से चुनाव नहीं होता इसके लिए। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। तो फिर इनका चुनाव कैसे होता है, इलेक्शन का प्रोसेस क्या है और कौन बन सकता है, क्वालिफिकेशंस क्या हैं, ये सब शायद अनुच्छेद 66 में होगा। एकदम सही। आर्टिकल 66 में चुनाव और योग्यताएं दोनों बताई गई हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। सभी सदस्य, चुने हुए और मनोनीत दोनों? हाँ, दोनों। इसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों तरह के एमपीज वोट डालते हैं। ये राष्ट्रपति चुनाव से थोड़ा अलग है। अच्छा। और तरीका वही है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। और ये सब गुप्त मतदान से होता है, सीक्रेट बैलेट। ठीक है।
और योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस? योग्यता की बात करें तो पहली शर्त भारत का नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। जाहिर है। उम्र कम से कम 35 साल पूरी होनी चाहिए। 35 साल राष्ट्रपति वाली ही उम्र सीमा है ये तो। हाँ। और तीसरी, वो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हों। मतलब जो योग्यताएं राज्यसभा एमपी के लिए चाहिए वो पूरी करते हों। अच्छा, क्योंकि उन्हें राज्यसभा चलानी होती है इसलिए। शायद यही तर्क है। और एक बहुत जरूरी बात, कोई लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट धारण न करते हों। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला क्लॉज तो कई जगह आता है। हाँ, निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जरूरी माना जाता है। समझ गई। अच्छा, अब इनके कार्यकाल मतलब टर्म और हटाने की प्रक्रिया, रिमूवल के बारे में बात करते हैं। ये अनुच्छेद 67 में है। जी हाँ, आर्टिकल 67 कार्यकाल होता है 5 साल का। जिस दिन वो पद ग्रहण करते हैं उस दिन से। 5 साल? हाँ, लेकिन वो इससे पहले इस्तीफा भी दे सकते हैं, रेजिग्नेशन, राष्ट्रपति को संबोधित करके। और अगर हटाना हो तो? हटाने की प्रक्रिया थोड़ी अलग है। इसके लिए एक प्रस्ताव, एक रेजोल्यूशन सिर्फ राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। सिर्फ राज्यसभा में, लोकसभा में नहीं? नहीं, शुरुआत राज्यसभा से ही होगी और उसे पास करने के लिए राज्यसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों का बहुमत चाहिए होता है। इसे इफेक्टिव मेजॉरिटी कहते हैं। इफेक्टिव मेजॉरिटी? हाँ, मतलब सदन की कुल संख्या में से रिक्तियों को घटाकर जो संख्या बचती है उसका बहुमत। और इसके बाद लोकसभा की सहमति भी जरूरी है, लेकिन लोकसभा में साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी ही काफी है। अच्छा, लोकसभा की बस सहमति चाहिए। हाँ, लेकिन ऐसा कोई प्रस्ताव लाने से कम 14 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य है, 14 डेज प्रायर नोटिस। ये प्रक्रिया राष्ट्रपति के महाभियोग से तो काफी अलग है। बिल्कुल अलग है। राष्ट्रपति के लिए इम्पीचमेंट होता है जो ज्यादा जटिल प्रक्रिया है और किसी भी सदन में शुरू हो सकती है। ठीक है, अब आते हैं उपराष्ट्रपति की मुख्य भूमिकाओं पर, मेन रोल्स। एक तो आपने बताया राज्यसभा के सभापति होते हैं आर्टिकल 64 के तहत। हाँ, वो उनकी नियमित भूमिका है, सदन की कार्यवाही चलाना, व्यवस्था बनाए रखना। और दूसरी भूमिका आर्टिकल 65 कुछ कहता है। हाँ, आर्टिकल 65 बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या किसी और वजह से, तो उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। अच्छा, एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं। बिल्कुल, जब तक नया राष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाता। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं, मान लीजिए बीमार हैं या विदेश दौरे पर हैं और अपना काम नहीं कर पा रहे, तब भी उपराष्ट्रपति उनके काम संभालते हैं। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, ये संविधान की कॉन्टिन्यूटी सुनिश्चित करने की व्यवस्था है। इसके अलावा आर्टिकल 69 में उनकी शपथ, ओथ का जिक्र है जो वो राष्ट्रपति के सामने लेते हैं, और आर्टिकल 71 चुनाव संबंधी विवादों के बारे में है जिनका निपटारा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करता है। वेतन का भी जिक्र था शायद। स्रोत सामग्री में पुराना वेतन लिखा है, अभी वो काफी बदल गया है और उन्हें वेतन उपराष्ट्रपति के तौर पर नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति होने के नाते मिलता है। अच्छा, ये भी एक अहम बात है। तो ये थी उपराष्ट्रपति की कहानी, अनुच्छेद 63 से 71 तक। अब आगे बढ़ते हैं सरकार की असली ड्राइविंग सीट की तरफ, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम यानी मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अनुच्छेद 74 और 75 यहाँ मुख्य लगते हैं। बिल्कुल, आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 तो नींव का पत्थर है। ये कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह, एड एंड एडवाइस देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका प्रधान, उसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। और राष्ट्रपति को उनकी सलाह माननी होगी। हाँ, यही सबसे क्रूशियल पॉइंट है। 42वें और 44वें संशोधन के बाद ये साफ है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार ही काम करेंगे। बाइंडिंग है ये सलाह, पूरी तरह बाध्यकारी। 44वें संशोधन ने एक छोटी सी गुंजाइश दी थी कि राष्ट्रपति एक बार सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, लेकिन अगर मंत्रिमंडल फिर से वही सलाह देती है तो राष्ट्रपति को माननी ही पड़ेगी। अच्छा, और इस सलाह को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती? नहीं, अनुच्छेद 74(2) यही कहता है कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी, इसकी जांच कोई भी अदालत नहीं कर सकती। इसका मतलब साफ है कि असली कार्यकारी शक्ति, रियल एग्जीक्यूटिव पावर, मंत्रिमंडल के पास है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री है। एकदम सही। राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख हैं, नॉमिनल हेड या डी जूरे हेड, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख हैं, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव हेड। तो फिर प्रधानमंत्री बनते कैसे हैं और बाकी मंत्री कौन चुनता है? अनुच्छेद 75 इसके बारे में बताता होगा। हाँ, आर्टिकल 75(1) कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो परंपरा क्या है? राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री बनाते हैं?
परंपरा ये है कि लोकसभा चुनावों के बाद जिस पार्टी या गठबंधन को बहुमत मिलता है, राष्ट्रपति उसी के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। और फिर वो नेता अपनी टीम चुनता है। हाँ, प्रधानमंत्री तय करते हैं कि उनकी मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होगा और उनकी सलाह पर राष्ट्रपति उन मंत्रियों को नियुक्त कर देते हैं। और ये मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? ये आर्टिकल 75(3) में है और ये संसदीय प्रणाली का सार है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से कलेक्टिवली लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। सामूहिक उत्तरदायित्व, इसका मतलब क्या है व्यवहार में? इसका मतलब है कि पूरी सरकार एक यूनिट है। अगर लोकसभा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, पास कर देती है तो सिर्फ किसी एक मंत्री को नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री समेत पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। सब एक साथ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। दे स्विम एंड सिंक टुगेदर। ये सिद्धांत सरकार को एकजुट रखता है। ये तो गठबंधन सरकारों में और भी पेचीदा हो जाता होगा। हाँ, पर सिद्धांत वही रहता है। संवैधानिक जिम्मेदारी सामूहिक ही है। अनुच्छेद 75 में और क्या खास है? वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वाली बात। हाँ, आर्टिकल 75(2) कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पद धारण करते हैं। लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ नहीं लेना चाहिए। तो असल मतलब क्या है? असल मतलब ये है कि मंत्री तब तक ही पद पर हैं जब तक उन्हें प्रधानमंत्री का भरोसा हासिल है और उनकी सरकार को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। प्रधानमंत्री चाहें तो किसी मंत्री से इस्तीफा मांग सकते हैं या राष्ट्रपति को उसे हटाने की सलाह दे सकते हैं। व्यवहार में ये प्रधानमंत्री का प्लेजर है जो लोकसभा के बहुमत पर निर्भर करता है। अच्छा, और अगर कोई मंत्री बनते समय एमपी ना हो तो? हाँ, ये आर्टिकल 75(5) में है। अगर कोई व्यक्ति मंत्री बनता है और वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर सदस्य बनना जरूरी है, लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी। 6 महीने का समय मिलता है? हाँ, वरना उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री पर भी लागू होता है। और मंत्रियों की संख्या पर भी कोई सीमा है? हाँ, पहले नहीं थी, लेकिन 91वें संविधान संशोधन 2003 ने आर्टिकल 75(1)(a) जोड़ा। इसके तहत प्रधानमंत्री समेत पूरी मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। 15% की सीमा? ये बड़े बड़े मंत्रालयों को रोकने के लिए? बिल्कुल, जंबो कैबिनेट रोकने के लिए ये कदम उठाया गया था। और आखिर में आर्टिकल 75(4) के तहत राष्ट्रपति मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं, ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी। ठीक है, प्रधानमंत्री पद के लिए संविधान में कोई खास योग्यता, एलिजिबिलिटी लिखी है या बस लोकसभा का नेता होना काफी है? देखिए, संविधान में अलग से प्रधानमंत्री के लिए कोई खास योग्यता नहीं बताई गई है। उन्हें बस संसद का सदस्य होना चाहिए, लोकसभा या राज्यसभा का, या फिर 6 महीने में बन जाना चाहिए। तो सबसे बड़ी योग्यता राजनीतिक है? लोकसभा में बहुमत? हाँ, बिल्कुल। लोकसभा में विश्वास मत हासिल करना और उसे बनाए रखना, यही सबसे बड़ी योग्यता है। वही असली कार्यकारी प्रमुख हैं। और हटाने का तरीका? रिमूवल, वो अविश्वास प्रस्ताव वाला ही मुख्य है। हाँ, मुख्य तरीका वही है। अगर सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है, अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, तो प्रधानमंत्री और पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ता है। प्रधानमंत्री चाहें तो खुद भी इस्तीफा दे सकते हैं। क्या-क्या है संक्षिप्त में? शक्तियां तो बहुत व्यापक हैं। पहला, मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रधानमंत्री तय करते हैं कौन मंत्री बनेगा, किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा, पोर्टफोलियो एलोकेशन जिसे कहते हैं। वो मंत्रालयों में फेरबदल भी कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। वो किसी मंत्री को इस्तीफा देने को कह सकते हैं या हटाने की सिफारिश कर सकते हैं। वो कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। सारे महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले कैबिनेट में होते हैं, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। राष्ट्रपति के साथ उनके क्या संबंध है? प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी हैं, प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। आर्टिकल 78 में तो यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य बताया गया है कि वो सरकार के फैसलों और प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करें। मतलब राष्ट्रपति को जानकारी देना उनकी जिम्मेदारी है? हाँ, और राष्ट्रपति अगर कोई जानकारी मांगते हैं तो वो भी देना उनका कर्तव्य है। इसके अलावा जितनी भी बड़ी नियुक्तियां होती हैं देश में, जैसे अटॉर्नी जनरल, सीएजी, यूपीएससी चेयरमैन, इलेक्शन कमिश्नर्स, इन सब पर राष्ट्रपति को सलाह प्रधानमंत्री ही देते हैं। और संसद के संबंध में? प्रधानमंत्री अमूमन लोकसभा के नेता होते हैं। वो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि संसद का सत्र कब बुलाना है, सत्र कब खत्म करना है, सत्रावसान जिसे कहते हैं। और सबसे बड़ी शक्ति
वो राष्ट्रपति से लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। लोकसभा भंग हाँ मतलब नए चुनाव? हाँ, ये एक बड़ा राजनीतिक हथियार होता है प्रधानमंत्री के हाथ में। सरकार की नीतियां भी वही संसद में रखते हैं या रखवाते हैं। और भी कुछ भूमिकाएं हैं उनकी? हाँ, वो कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय निकायों के अध्यक्ष होते हैं, जैसे नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पहले योजना आयोग होता था। हाँ, उसी की जगह अब नीति आयोग है। इसके अलावा नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटरस्टेट काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, इन सब के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। विदेश नीति में भी उनकी भूमिका केंद्रीय होती है। और सारे काम राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, ये आर्टिकल 77 कहता है। हाँ, आर्टिकल 77 के अनुसार भारत सरकार के सभी कार्यपालक कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, पर निर्णय लेने वाली असली शक्ति प्रधानमंत्री और कैबिनेट की ही है। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की भूमिका अब काफी साफ हो गई। चलिए अब आज की चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, आर्टिकल 76। ये कौन है और क्या करते हैं? आर्टिकल 76 भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था करता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और योग्यता, एलिजिबिलिटी क्या है? इनकी योग्यता बहुत ऊंची रखी गई है। वही योग्यता चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जरूरी होती है। सुप्रीम कोर्ट का जज मतलब वो भारत के नागरिक हों और या तो किसी हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल जज रहे हों, या किसी हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल वकील रहे हों, या फिर राष्ट्रपति की राय में कानून के जाने माने विशेषज्ञ हों, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। बाप रे, इतनी ऊंची योग्यता? क्यों? इनका काम क्या है? की फंक्शंस क्या हैं? योग्यता इसलिए ऊंची है क्योंकि ये भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं, चीफ लीगल एडवाइजर। इनका पहला काम है कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना। सरकार के वकील हो एक तरह से? हाँ, कह सकते हैं, सरकार के सबसे बड़े वकील। और राष्ट्रपति उन्हें जो भी कानूनी कर्तव्य सौंपे उन्हें भी निभाना होता है। और कोर्ट में भी जाते हैं ये? बिल्कुल, वो भारत सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट और सभी हाई कोर्ट में पेश होते हैं। उन्हें भारत की किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार है, राइट ऑफ ऑडियंस। अच्छा, और इनका कार्यकाल कितना होता है? टर्म? संविधान में इनका कोई निश्चित कार्यकाल तय नहीं है, नो फिक्स टर्म। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। फिर वही प्रसाद पर्यंत वाली बात। इसका मतलब सरकार बदलने पर ये भी बदल जाते हैं? हाँ, अमूमन यही होता है। क्योंकि उनकी नियुक्ति सरकार की सिफारिश पर होती है, तो जब सरकार बदलती है वो अपना इस्तीफा दे देते हैं ताकि नई सरकार अपना महान्यायवादी चुन सके। और इनका वेतन? रेम्यूनरेशन वो भी संविधान ने तय नहीं किया है। राष्ट्रपति जो निर्धारित करें वही मिलता है। इनके पास कुछ खास अधिकार भी होते हैं संसद से जुड़े हुए? हाँ, ये दिलचस्प है। महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में बोलने और हिस्सा लेने का अधिकार है। संसद सदस्य न होते हुए भी? हाँ, वो किसी संसदीय समिति, पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य भी बन सकते हैं जिसमें उन्हें नामित किया जाए, वहां भी बोल सकते हैं। लेकिन उन्हें संसद में वोट देने का अधिकार नहीं होता, राइट टू वोट नहीं है। अच्छा, वोट नहीं दे सकते। और क्या ये सरकारी नौकरी है, फुल टाइम? नहीं, उन्हें पूर्णकालिक सरकारी सेवक नहीं माना जाता, इसीलिए उन्हें अपनी निजी कानूनी प्रैक्टिस करने की भी अनुमति होती है। प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कर सकते हैं? हाँ, बस कुछ सीमाएं हैं। वो भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या मुकदमा नहीं लड़ सकते। उनकी मदद के लिए सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं, पर वो संवैधानिक पद नहीं है। समझ गई। तो आज हमने उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, इन तीनों अहम पदों के संवैधानिक पहलुओं, उनकी भूमिकाओं और शक्तियों को काफी विस्तार से समझा। हाँ, और हमने जरूरी अनुच्छेदों को भी छुआ, जैसे उपराष्ट्रपति के लिए 63 से 71, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के लिए 74, 75, 77, 78 और महान न्यायवादी के लिए 76। इससे हमारी जो संघ की कार्यपालिका है, यूनियन एग्जीक्यूटिव, उसकी तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाती है। बिल्कुल, और इसमें संविधान निर्माताओं का संतुलन बनाने का प्रयास दिखता है। एक तरफ नाम मात्र के राष्ट्रपति, दूसरी तरफ असली शक्ति वाले प्रधानमंत्री जो लोकसभा के प्रति जवाबदेह हैं। और उपराष्ट्रपति की वो अनोखी भूमिका, हाँ, जो कार्यपालिका और विधायिका के बीच पुल का काम करते हैं और जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति का पद भी संभालते हैं। और फिर महान्यायवादी सरकार के कानूनी प्रहरी की तरह। ये पूरी व्यवस्था शक्तियों के बंटवारे और नियंत्रण और संतुलन, चेक्स एंड बैलेंसेस पर आधारित है। खासकर वो मंत्री परिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी वाला सिद्धांत, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, वो संसदीय लोकतंत्र का आधार है।
तो चलिए जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। हमने बात की अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद के लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व की। ये सिद्धांत कागज पर तो ठीक है, पर जरा सोचिए ये रोजमर्रा के सरकारी कामकाज, डे टू डे गवर्नेंस और राजनीतिक रणनीति, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को असल में कैसे प्रभावित करता होगा। क्या इसका असर सिर्फ संसद के अंदर तक ही सीमित है या उससे कहीं ज्यादा गहरा है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। तो इस गहरी और जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।